गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग किसी बाह्य एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारी आवाज़ मिल रही है आपको। जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और कमेंट करके बताओ बेटा कि आवाज़ मिल रही है आपको सभी को। तुलसी आयुषी तिवारी, अनिल कुमार, रवि तिवारी, नेहा मौर्य, नेहा पांडे, प्राची, मुस्कान, सुमन राव वर्तिका, रोहित जायसवाल, अंजलि, सायरा बानो, अरविंद तिवारी, दीपक, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। बस सभी लोग आप जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से कमेंट करके बता दो आवाज़ मिल रही है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का। अंकित मिश्रा, गुड इवनिंग बेटा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण, ये दो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सब लोग। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण, ये आपकी टॉप हेडिंग पड़ेगी। सभी लोग हेडिंग डाल दें और उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आप बड़े ही सावधानी से समझिए। पहले तो आप हेडिंग का मतलब समझ लें क्या है। सभी लोग देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र, पहली बात तो आपको एक विद्युत क्षेत्र बनाना है और वो विद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक समान। कैसा विद्युत क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो। तो आपको याद होगा बेटा, जब हमने आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जब हम आपको गुण बता रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी बता रहे थे, तो हमने ये कहा था कि जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा, और जहाँ रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो अगर बेटा हम लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है तो इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वो हर जगह उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। मतलब ना तो कहीं पास पास हो, ना तो कहीं ऐसा फील लग रहा हो कि दूर दूर जा रही हैं, सभी रेखाएं समांतर होंगी। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। एक मिनट, एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है और ये सभी रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। हमने कह दिया कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और इसकी दिशा भी आपको दिखाई दे रही, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसकी दिशा आप देख रहे हैं इस साइड से इधर है, यानी बाएं तरफ से कहाँ है, दाएं तरफ। इसकी दिशा इधर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इधर कहीं एक बहुत बड़ा चार्ज रखा होगा। कैसा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि रेखाएं इधर से जा रही हैं। तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कमेंट करके बताएंगे। अंकित शुक्ला, सर आवाज़ क्लियर नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही बेटा, एक मिनट। हेलो, हाँ अब आप लोग बताएं कि आवाज़ क्लियर मिल रही है। हेलो, रोहित जायसवाल, पॉजिटिव, यस बेटा। आप सभी लोग बताएं कि आवाज़ मिल रही है, पॉजिटिव। हाँ, अंकित मिश्रा, क्यों भाई नेगेटिव क्यों होगा? डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब आवाज़ मिल रही ना सबको?
ओके, ठीक है। चलिए, अब आवाज़ क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर दें आप लोग कि आवाज़ क्लियर है। ठीक है, अंकित बताओ भाई, अंकित को आवाज़ नहीं मिल रही थी और बाकी लोगों को तो आवाज़ मिल रही है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, और इसकी दिशा आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो इधर दिशा, इसका मतलब इधर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज रखा होगा, है ना। और इस तरह से होगा कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमको क्या रखना है? एक द्विध्रुव रखना है। क्या रखना है हमको? एक द्विध्रुव रखना है। और जब द्विध्रुव रखेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि बल कितना लग रहा है और उस पर लगने वाला आघूर्ण कितना है, बल आघूर्ण कितना है। ठीक, तो रख दिया यहाँ पे एक हमने यहाँ पर एक द्विध्रुव रख दिया और द्विध्रुव का कह दिया कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव इसको मान लिया कि ए पॉइंट है आपका ए और ये वाला पॉइंट है आपका बी। इसको ए माना और इसको क्या मान लिया हमने? बी मान लिया। एक ए बी द्विध्रुव है और इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? 2L। कितनी मानी जाती है लंबाई? 2L लंबाई मानी जाती है। ओके, अब इस द्विध्रुव पे बल कैसा लग रहा है वो आपको देखना है। देखो, ये वैद्युत क्षेत्र है, इधर दिशा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर एक बल लगेगा और उस बल का जो डायरेक्शन होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। मान लिया ये F1 बल है, F1 मान लिया, तो F1 की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। F1 क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्यों वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा? क्यों होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में? कोई लड़का बता सकता है? यहाँ जो प्लस Q पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा और उस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। क्यों होगा? चलिए, कोई लड़का बता सकता है क्यों होगा? 30 सेकंड वेट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस Q चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं सूझ रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्या बताया था मैंने कि यहाँ कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और यहाँ कोई क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसने इस वैद्युत क्षेत्र को पैदा किया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, माने पॉजिटिव से लाइन चल रही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच कैसा फोर्स लगेगा भाई? आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो जवाब होगा प्रतिकर्षण। मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज को अपने से क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक, और यहां पर एक बल लगेगा, यहां पर एक बल लगेगा, इसको मान लिया हमने F2, और इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये इधर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो अब आप लोग हमेशा नोट याद रखिएगा कि जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी भी चार्ज को रखते हैं, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होगी। और अगर आपने किसी वैद्युत क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज रख दिया तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। क्या होगा? वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। ठीक,
ओके भाई। खान का गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो ये बात समझ में आई भाई, F1 की दिशा इधर क्यों है, F2 की इधर क्यों है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी हाँ नेगेटिव है। ओके भाई, और बाकी लोग बोलते रहो। चलिए, तो ये क्लियर है ना भाई? ओके। अब देखो ये जो बल लगेगा, दिशा तो मैंने बात कर ली। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड केवल देखूं, मैग्नीट्यूड अगर देखूं, तो ये बल बराबर होगा किसके? ये बल किसके बराबर होगा? चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ बल है, और वैद्युत क्षेत्र का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है जनाब? E बराबर क्या होता है? किसी को याद है E बराबर क्या होता है? आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप ये बताएं कि E बराबर फार्मूला कुछ बताया था बल आवेश को लेकर के, निखिल शुक्ला। Q बाई F नहीं भाई, F बाई Q होता है। ठीक है, ये होता है F बाई Q या Q नॉट, जो भी है। तो F बराबर बेसिकली अब यहां से क्या मिलने वाला है? QE। F बराबर क्या मिलेगा? QE। ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा आपका? QE। ये फोर्स क्या होगा? QE। और सिमिलरली F2 बराबर कितना होगा? F2 बराबर कितना होगा? ये भी QE होगा, ये भी QE होगा। अब अगर डायरेक्शन की बात है तो Q की जगह माइनस रख देंगे चिन्ह से, तो QE और ये क्या हो जाएगा? माइनस QE हो जाएगा। ये QE हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस QE हो जाएगा। इतना तो चमका कि नहीं चमका भाई? नहीं चमका, चलो कोई बात नहीं, चमकेगा भाई। चमकने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए ठीक है भाई। आज आप लोगों के कमेंट बहुत पीछे आ रहे हैं, क्या बात है? कुछ ज़्यादा टाइम गैप है। ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, कि F1 लग रहा है, F1 लग रहा है, और एक क्या है? F2 लग रहा है। दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक, तो हेडिंग हमारी क्या है? लगने वाला बल। तो मैं केवल इस बल को थोड़ी निकालूंगा, मैं तो पूरे बल की बात करूंगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि ये हमें ज़्यादा प्यारा है केवल इसी को निकाल के रख दूं। इस पूरे डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स। तो कुल बल कितना होगा? कुल बल कितना होगा? पहले यहाँ लिखता हूँ, अभी कुछ और ऊपर रचना पड़ेगा। कुल बल कितना होगा? कुल बल होगा दोनों का जोड़। कुल बल होगा दोनों का जोड़, F1 प्लस F2, और एक है QE, और ये भी QE है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण अगर मैं इनको वेक्टर सम करूं, तो वेक्टर सम के नाते एक हो जाएगा QE और दूसरा हो जाएगा माइनस QE, और दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे F नेट कितना लगने वाला है? 0। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0। टोटल फोर्स 0 लगने का मतलब क्या हुआ? कि द्विध्रुव में कोई स्थानांतरीय गति नहीं होगी। दिस इंप्लाइज द्विध्रुव में कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती है। वाह भाई, यही तो, कोई स्थानांतरीय गति नहीं होती है। अब आप फंस गए भाई, यह स्थानांतरीय गति क्या है? कभी पढ़ा स्थानांतरीय गति? आप पढ़े नहीं, याद है ना? कभी स्थानांतरीय गति पढ़ा है? ट्रांसलेटरी मोशन कभी आपने पढ़ा है? याद करो वो जमाना, उस युग को याद करो जब आपने पढ़ा था, है ना? याद है किसी को? देखो किसी को याद है या नहीं है? याद है किसी को स्थानांतरीय गति? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें याद है। देखो ये, हाँ भाई सर बता दीजिए। ये तो हम जानते हैं भाई, आप लोग यही कहेंगे बता दीजिए, है ना? क्या बताया था कि अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु है ना,
और इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, किसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा हो, तो इसके सभी पार्टिकल यूं यूं ऐसे चल करके यहाँ पहुँचेंगे सब एक साथ। कहने का मतलब एक तरह से ये सरल रेखा में गति हो गया। इस मोशन को क्या बोलते थे? इसमें जितने भी पॉइंट होंगे सब पॉइंट समान समय में समान दूरी तय करेंगे, है ना। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन था। तो ये भी तो एक भाई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बड़ा वस्तु है, तो इसके सभी पॉइंट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होने वाले हैं। स्थानांतरीय गति यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, ओके। ये सब क्या हो रहा है भाई? चलो, तो नेट फोर्स निकाल दिया ना। अब जिनको नोट्स बनाना है उनके लिए थोड़ी सी बात लिख लो। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l व आवेश क्रमशः -q व +q है, कामा एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ या वेक्टर E में थीटा कोण पर रखा गया है। ये नोट्स बनाने वालों के लिए है, समझ गए तो अच्छी बात। नोट्स बनाओगे तो इतना तो आपको छापना ही पड़ेगा। अरे इसके बारे में कुछ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक द्विध्रुव रखा है AB जिसकी लंबाई कितनी है 2l है, इसके आवेश क्या है, एक -q है और एक +q है। तो ठीक है, जो बनाया था वही लिख दिया। ओके, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। इतना चमका कि नहीं चमका भाई? नहीं चमका? चलो बताओ। हाँ भाई, इस पे नेट फोर्स हो गया 0 और ये इतना जो बवाल करना था कर दिया, लिख दिया, चमका। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। अब एक काम तो हो गया, बल तो निकल आया भाई, बल तो निकल आया ना। अब क्या करना है? अब आपको बल आघूर्ण निकालना है। तो नोट्स बनाते समय इतना छापेंगे, ये फोटो बनाएंगे और उसके बाद अब जो लिखने जा रहे हैं वो करना है आपको, वो करना है। चलिए, अच्छा है भाई। हाँ ये क्या लिखा हुआ था? QE लिखा हुआ था। अब देखो क्या होगा। अब बल आघूर्ण देखना है, टॉर्क देखना है। बल आघूर्ण, टॉर्क देखना है। टॉर्क नाम सुना है कभी? नाम सुना है कभी टॉर्क का? बल आघूर्ण का कभी नाम सुना है? सुना है? ओके जी सर, सुना है, बल आघूर्ण का नाम सुना है ना। तो फिर सूत्र पता है? बहुत अच्छी बात। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों जो बल लग रहे हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, यही पढ़ा है। क्या होता है बल आघूर्ण में? बल आघूर्ण में कितने बल लगते हैं? 2 बल लगते हैं। कितने बल लगते हैं? 2 बल लगते हैं। दोनों की क्रिया रेखा क्या होती है? विपरीत होती है, तभी तो घूमेगी कोई चीज। आप समझिए, यहाँ पे समझो। देखो, ये एक द्विध्रुव पेन को मान लिया द्विध्रुव, ये द्विध्रुव रखा है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है भैया? थीटा मान लिया। अभी कितना माना? थीटा माना है। तो देखो ये ऐसे रखा हुआ है। अब इसका सिरा, ये F1 बल इसको इधर खींच रहा है, ये वाला सिरा इधर खींच रहा है और ये वाला सिरा इधर खींच रहा है। तो ये ऐसे गति करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ये गति करेगा कि नहीं करेगा भाई? करेगा ना। ये गति कौन सी गति है? ये इसकी घूर्णन गति। अरे घूर्णन गति नहीं, गलत बोल गया भाई। चलिए ठीक, ओके, छोड़ो इस पॉइंट को, छोड़ो। देखो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा?
ये घूम के क्या करना चाहता है, ये घूम के क्या करना चाहता है, ये अपने आप को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है, यूं। ये ऐसे है, क्या लिखे हो भाई, हाँ हाँ टाउ से लिखते हैं, वेरी गुड, इसको टाउ से लिखते हैं, जियो, इसको टाउ से लिखते हैं भाई, सही। देखो ये बलाघूर्ण है। अब एक बल इस पे इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे होने का मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने आप को लाना चाहता है। ये अपने आप को कहाँ लाना चाहता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना चाहता है। और अब इसमें जो बल का युग्म लग रहा है, बल का जो युग्म लग रहा है, बल का युग्म, वो बल युग्म यहाँ क्या पैदा कर देगा, आघूर्ण पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा, आघूर्ण पैदा कर देगा। नहीं समझ में आई बात, ये ऐसे रखा है, ऐसे घूमना चाहेगा तो आघूर्ण पैदा हो जाएगा। तो बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, बल, क्योंकि यहाँ जो बल युग्म होगा दोनों बराबर होगा, तो कोई एक बल ले लेंगे, बल गुणे उनके बीच, बताओ भाई, बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल युग्म के बीच जो लंबवत दूरी है वो दूरी आपको यहाँ पे लिखना है। ये बलाघूर्ण हो गया। चलिए भाई, अब क्या करें, बल तो पता है आपको, इनके बीच लंबवत दूरी पता करना है। क्या पता करना है, लंबवत दूरी। तो कट 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 कट, ये पैरेलल, ये। अब इन दो रेखाओं को देखिए, ये दोनों पैरेलल रेखा हैं, तो इनके बीच लंबवत दूरी, इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पे लंब डाल दिया, इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पे लंब डाल दिया, और यही लंब क्या होगी, इसकी लंबवत दूरी होगी, ठीक है। ये तो अब ये त्रिभुज, इसको मान लिया पॉइंट सी, तो इस त्रिभुज ए बी सी में ये लंबवत दूरी है, ये आपकी लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है बी सी। यहाँ जनाब बी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बी सी जो दूरी है वो लंबवत दूरी है, जो बी सी दूरी है वो कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है। तो ये लंबवत दूरी आप निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, निकाल के बताओ भाई। निकाल के बताइए कितना आएगा, ये लंबवत दूरी कितनी आएगी, ये लंबवत दूरी कितनी आएगी, नहीं बताएंगे क्या, चलिए कितना आएगा, संतोष गुप्ता बहराज, अरे बेटा ये आप एंगल बता रहे हैं, ये एंगल तो 90 होगा ही, नो डाउट, ये एंगल 90 होगा, बट ये दूरी कितनी होगी, बी से सी तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपको बताना है। अब इसके लिए देखो, त्रिभुज में ये दूरी पता है आपको, यानी ये इसके लिए कर्ण है ना, और ये आपको लंब बताना है, तो आप साइन थीटा निकालिए ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 2l और कर्ण कितना है BC। क्या हो गया, नहीं कुछ गड़बड़ कर लिया, उल्टा लिख रहा हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह मैंने कर्ण लिख दिया था, माफ़ करना भाई, BC बटा 2l, तो BC कितना हो जाएगा आपका, 2l इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2l साइन थीटा, BC कितना होगा 2l साइन थीटा, तो जनाब ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो बल की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, Q इंटू ई, लंबवत दूरी की जगह पे लिखूंगा 2l साइन थीटा। अब इसको आप सरल कर लें, सरल करो तो Q इंटू 2l को एक संगरिया कर दो और इंटू ई साइन थीटा, Q इंटू 2l जाना पहचाना है भाई, Q इंटू 2l PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, जी हाँ कितना हो जाएगा PE साइन थीटा। ये बलाघूर्ण हो गया, ये बलाघूर्ण है कितना PE साइन थीटा, ये बलाघूर्ण है, PE साइन थीटा क्या है, बलाघूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, नहीं कर पाएंगे आप,
आसान सा टॉपिक है। आसान आपको तब नहीं लगेगा जब आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछला टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, रेगुलर पढ़ नहीं रहे हैं आप, तब दिक्कत है। स्कूल बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई बंद हो, पढ़ाई आप जारी रखिए। ओके, तो ये हो गया P, तो ये मिल गया PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अच्छा, बलाघूर्ण सदिश राशि की अदिश, बलाघूर्ण सदिश राशि की अदिश, इसके घूमने की दिशा फिक्स है क्या? ऐसे घूमेगा? जी नहीं, ये ऐसे ही घूमेगा। सदिश राशि है, बलाघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। तो क्या है, सदिश रूप में लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। अच्छा, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखें? लिखा हुआ है सदिश रूप में, गुणा हुए, तो इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, P साइन थीटा, ठीक, सदिश है, वेरी गुड, ये सदिश है, ये सदिश है। अब वो जमाना याद करिए, कक्षा 11 वाला, लौट चलते हैं कक्षा 11 में, जाना पड़ता है भाई, ये फिर से कक्षा 11 में आपने क्या पढ़ा था? अगर कोई दो वेक्टर हो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, क्रॉस का मतलब कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट है भाई, यह स्केलर प्रोडक्ट है। A क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। क्या होता है? AB साइन थीटा। खुश रहो भाई देश दीपक। क्या होता है? AB साइन थीटा, है ना। और अब जरा इसकी तुलना करिए आप, क्या कुछ ऐसे लिखा हुआ है? A की जगह लिखा है P और B की जगह लिखा है E, और साइन थीटा तो है ही है, ये P साइन थीटा। तो ये A की जगह P वेक्टर, B की जगह E, तो P साइन थीटा क्या बन जाएगा? P क्रॉस E। तो अगर आप इसका सदिश रूप लिखना चाहें, सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा इसका? सदिश रूप होगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब देखो फंस गए आप, सदिश है तो दिशा भी बतानी पड़ेगी, सदिश है तो दिशा भी बतानी पड़ेगी कि क्या होगी दिशा टाउ की। चलो फिलहाल इतना नोट करो, इधर वाला नहीं छापना मेरे भाई, ये नहीं छापना है, ये इसलिए क्योंकि आपकी खोपड़ी में ये था नहीं, पहले से भूल गए थे। वेरी गुड, तो ये रिजल्ट मिला, सदिश रूप इसका है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। मैं बता दूं आपको, ये जो रिजल्ट है ना, ये बोर्ड पेपर के विकल्प में पूछा जाता है, आंसर पेपर देखिएगा, ये दिया रहेगा E क्रॉस P, P क्रॉस E, दुनिया भर की नौटंकी करेगा, P डॉट E, E डॉट P, पता नहीं क्या क्या लिखा रहेगा। आपको सही यही लगेगा, P क्रॉस E लगेगा क्या? यही सही होता है। ये कौन है भाई? अंकित शुक्ला कौन है? हाँ भाई, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर की डायरेक्शन, दिशा आपको बतानी पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ेगी, तो वो भी मैं ला रहा हूँ। चलिए ठीक, इतना छापो भाई, ये नहीं छापना, ये नहीं छापना, छोटा सा टॉपिक था। देखिए मैं सोच रहा हूँ आज अगर टाइम बचेगा तो एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, वो आपको समझना था, लेकिन नहीं समझोगे आप, नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं, जैसे दो आवेश रखे हैं, कहाँ पे विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, कहाँ पे विद्युत बल शून्य होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कई लड़कों ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा है, हमने लगाया नहीं इसलिए हम नहीं बताया, कि हम चाहते थे यहाँ पे आपको बता दें। ओके चलो भाई, जल्दी से इतना नोट कर लिया ना। अब इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ, दिशा क्या होगी, मैं क्या बात करूँगा, आपको ही बताना है, आपको ही बताना है। देखो क्या पढ़ा था आपने, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण है। चलो बना लिया, ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B, और ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया एंगल थीटा। A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है? A क्रॉस B की डायरेक्शन याद करो भाई, पेंच का नियम, हथेली का नियम, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आता है भाई, टाइम पर आप लोग मिस कर जाते हैं। इतना तो याद होगा, A क्रॉस B की जो दिशा होती है वो A के भी लंबवत होती है और B के भी लंबवत होती है, A के भी लंबवत और B के भी लंबवत, और ये A और B एक ही प्लेन में होते हैं, A और B के एक ही प्लेन में होते हैं।
क्या बताया गया था आपको? ये ऐसा हथेली वाला नियम है ना, ए से बी की तरफ जाओ, ए क्रॉस बी, तो दिशा यहाँ कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। नहीं चमक रहा है? ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ, ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं, कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। वाह भाई, अरे ये बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, यह यहाँ पे आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देता हूं कि टाउ की दिशा वेक्टर P व वेक्टर E दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती। P के भी लंबवत होगी और E के भी लंबवत होगी, P के भी लंबवत और E के भी लंबवत। समझ रहे हैं ना? देख भाई, ये E की दिशा है, P की दिशा का माइनस से प्लस की ओर ये जाएगा, ये P की डायरेक्शन ऊपर जाएगी, ये इधर इधर, और E की डायरेक्शन ये है, तो आपको घुमाना P से E की तरफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P से E के लिए तो अंदर हो जाएगा फिर। बहरहाल छोड़िए, ये इतना याद रखना, टाउ की दिशा P व E दोनों के क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक, ठीक, ये इतना आप नोट कर लें बेटा, इतना सभी लोग नोट कर लें, ये परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो लिखना है ही, आपको नंबर चाहिए, ये पूरा आप तैयार कर लेना। ओके, और बता दें कि समझ में आ गया पूरा ये टॉपिक क्या है, घूमने वाले व्यवस्था क्या है पूरी। चलो भाई, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है भाई, आप नोट कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट करते रहिएगा। चलो ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ जाना आगे बढ़ के भाई? अरे मेरे भाई, बस बस बस, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए भाई, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चलिए, देखो आपने अभी पढ़ा टाउ की वैल्यू कितनी आई? P साइन थीटा, अभी चलो मैक्सिमम की बात हो रही, कितना पढ़ा आपने? टाउ बराबर P साइन थीटा, है ना? तो यहाँ पे टाउ मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा? तो टाउ मैक्सिमम के लिए देखो, आपने वैद्युत क्षेत्र ले लिया, आपने द्विध्रुव ले लिया, तो वैद्युत क्षेत्र E और P हो गया फिक्स। अब इसके साथ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसी केस में टाउ मैक्सिमम कब होगा? टाउ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए? अगर आप टाउ मैक्सिमम की बात करें तो टाउ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, साइन थीटा मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भैया, +1 या केवल 1 बगल में लिख देना, चूंकि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1, तो इसलिए टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम PE हो जाएगा। टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? PE। नोट, ये नोट की तरह याद करना, ये नोट है आपका, चूंकि टाउ बराबर P साइन थीटा, इसलिए टाउ मैक्सिमम बराबर P × 1, टाउ मैक्सिमम P, क्योंकि साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए, हाँ भाई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ गई आपकी। टाउ मैक्सिमम कितना होगा? PE होगा। टाउ मैक्सिमम कितना होगा? PE होगा। चलो ओके, छापो, ये वाला भी नोट कर लेना, टाउ मैक्सिमम PE होता है। ठीक, टाउ अधिकतम कितना होगा? PE। अधिकतम होने के लिए ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए? 90। 90 होने का मतलब ऐसे द्विध्रुव रहेगा, ये इसके साथ कितने डिग्री का बनाएगा कोण? इस तरह से द्विध्रुव हो जाएगा, इस तरह से ये द्विध्रुव बनेगा, इसके साथ कितना एंगल बना है? 90। तो 90 वाले केस में टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा। यहाँ पे कितना टॉर्क होगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा। चलिए ठीक, अब चलो और बात करते हैं भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सोचिए।
अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र होता ऐसे, और ये द्विध्रुव रख दिया, ये द्विध्रुव रख दिया, कहीं भी प्लस माइनस ले लो, चलो इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ना। तो अभी इस समय यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अभी भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, अगर ऐसे रखा है तो, ऐसे रखा है तो आप सोचिए, ऐसे रखा है तो घूमेगा, अगर ऐसे रखा है तो घूमेगा भाई, ऐसे रखा है तो कहाँ घूमेगा। ये प्लस है, इधर बल लगेगा क्यू ई और इधर भी बल लगेगा क्यू ई, दोनों तरफ बराबर बल लगा है, जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है, एक ही लाइन में है, तो फिर ये घूमने वाला है जी, बिल्कुल नहीं घूमेगा। और घूमेगा नहीं तो टॉर्क कितना होगा, जीरो। टॉर्क कितना होगा, जीरो। तो कैसे पता चले जीरो भाई, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, और इस केस के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और साइन जीरो का मान होता है जीरो, इसलिए टाउ कितना आ जाएगा, जीरो। यानी अगर आप वैद्युत क्षेत्र के संपाती कर देंगे द्विध्रुव को, तब टॉर्क उसमें नहीं होगा, तब टॉर्क कितना होगा, जीरो। टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसी तरह आप और भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं, इसी तरह आप और अभी एंगल के लिए टॉर्क को निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल हो उसके लिए टॉर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक खत्म, इसको खत्म कर दिया। अब बात काम की करते हैं, क्वेश्चन वाली। जो हेडिंग हमने डाला था अपने थंबनेल में, वो हमारा काम हो गया पूरा, है ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस तरह के कंफ्यूजन को हम लोग दूर कैसे करेंगे, वो कैसा क्वेश्चन होता है बोर्ड पे बता रहा हूँ। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, अब आज जो लोग नहीं आए हैं ना, वो बहुत नुकसान किए अपना। ऐसे कि यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे रखा हुआ है -4 क्यू चार्ज, यहाँ पे रखा है -4 क्यू चार्ज। इसके बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी चलो मान लिया L है, दूरी है L। अब होता क्या है, ऐसे कुछ आवेश देगा और आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी, ये आपको कैसे पता चले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कैसे होगी। चलो देखो देखो, अब आज आपको ये बताएंगे कि आपको यहाँ से कैसे पता चले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें कहाँ जीरो होगी, इसके बीच में जीरो होगी या इधर उधर कहीं बाहर जीरो होने वाली है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्मेंद्र तिवारी प्रणाम सर, जितेंद्र खुश रहो भाई। देखो अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे -4 क्यू चार्ज है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो कहाँ पे हो रहा है, इसी लाइन पे। हो सकता है और कहीं भी जीरो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसी लाइन पे जीरो कहाँ हो सकता है। चलो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, ए से बी तक, ए से बी तक बात करूं, तो देखना इधर भैया, ये प्लस क्यू है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लिया E1 है, तो E1 की दिशा क्या होगी, है ना। और ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसके कारण, एस वर्मा नमस्ते सर जी, इसके कारण भी किधर होगी दिशा, इसके कारण भी वही दिशा होगी। क्यों, दोनों की दिशा एक ही, दोनों की दिशा एक ही है, माने इसके अंदर E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है। सोचिए भाई,
E1 E2 एक ही डायरेक्शन में है, क्या इनका सम कभी भी 0 हो सकता है? सोचिए, दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है, दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है, क्या इनका सम, क्या इनका सदिश योग कभी 0 हो सकता है? कभी 0 हो सकता है? बोल मेरे भाई, कोई तो बोल दो। दो E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, बीच की बात कर रहा हूँ, बीच की, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या इन दोनों का जोड़ कभी 0 हो सकता है? किसी का कमेंट आया यस हो सकता है, और बाकी लोग कमेंट करें भाई। अच्छा जवाब है। भाई क्या कमाल कर रहे हैं आप लोग। दो वेक्टर एक ही दिशा में है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनको जोड़ने पर कभी वैल्यू 0 आएगी यार? नहीं आएगी 0। कमाल करते हो। देखो, तो ये E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब ए और बी के बीच में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए? 0 हो जाए। जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए, ऐसा नहीं मिलने वाला है पॉइंट इन दोनों के बीच में। तो फिर अब वो पॉइंट होगा कहाँ? अब मैं चलो चेक करता हूँ, इधर होगा या तो इधर होगा, और या फिर क्या होगा? इधर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। ए और बी के बीच में तो नहीं होने वाला है, कोई भी पॉइंट ए और बी के बीच में नहीं मिलेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पे दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 और E2 की क्या होगी? एक समान होगी। और जब वो एक समान दिशा होगी तो दोनों का जोड़ 0 नहीं होगा। तो इन दोनों आवेश के कारण बीच में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए अब चेक, कहाँ अभी बता रहा हूं आगे, बिल्कुल आप हर पॉइंट को बताऊंगा, इसमें नहीं होगा। तो चलो मान लिया कि देखते हैं अब इधर 0 होगा, चलो इधर चेक करो, इस पॉइंट पे चेक करिए, इस पॉइंट पे चेक करिए। अब ये जो बातें बता रहा हूँ ना, यही चीज़ें आपको नीट वगैरह के लिए बताई जाती है, ये इंपॉर्टेंट होता है समझना भाई। अगर मैं कहूँ कि चलो यहाँ पे चेक करूँ कि 0 हो सकता है, तो चलो चेक करता हूँ। -4Q के कारण हमने E2 माना है, और +Q के कारण क्या माना हुआ है? E1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये चेक करो, देखो -4Q है ना। अब -4Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होने वाली है? देखो इधर, कहाँ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा? E2 की दिशा किधर होगी? E2 की दिशा किधर होगी भाई? यहां बी की ओर, वेरी गुड, इधर होगी, E2 इधर होगा। इस पॉइंट पे E1 की दिशा किधर होगी? E1 की दिशा किधर होगी? E1 की दिशा ये होगी, इधर होगी, E2 की इधर और E1 की इधर। हाँ भाई ठीक, ओके, इतना समझ में आ गया ना। अब यहां पे डायरेक्शन विपरीत मिल रहा है, E1 और E2 की दिशा यहां क्या है? विपरीत है। अभी जल्दबाजी होगा कहना कि 0 हो जाएगा, अभी जल्दबाजी होगा कहना कि 0 हो जाएगा। 0 होने के लिए इस पॉइंट पर E1 और E2 क्या होने चाहिए? इस पॉइंट पर 0 होने के लिए E1 और E2 क्या होने चाहिए? जो जानते हैं वो भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। E1 E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और एक पॉइंट P पर मान लिया, इसको हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए, तो इसके लिए E1 और E2 को क्या होना चाहिए? E1 और E2 को क्या होना चाहिए? अंकित शुक्ला, वेरी गुड बेटा, बराबर होना चाहिए। विपरीत तो है ही है डायरेक्शन में, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। ये दोनों अगर E1 E2 बराबर होंगे तो यहाँ पे 0 मिल सकता है, तो यहाँ पे 0 मिल सकता है। बट सोचिए कि क्या यहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं? अब ये सोचने वाली बात है, क्या यहाँ पे दोनों बराबर हो सकते हैं? सोचिए,
ये -4q है और इसके कारण E2 बना है वैद्युत क्षेत्र, और ये +q है, इसके कारण E1 बना है। अगर परिमाण देखो तो 4q ज्यादा है कि q ज्यादा है? 4q ज्यादा है कि q ज्यादा है? केवल परिमाण देखा जाए 4q ज्यादा है, 4q ज्यादा है, ठीक। 4q ज्यादा है और उसकी दूरी भी कम है इस पॉइंट से, तो E2 जो होगा इधर, E2 किसी भी पॉइंट पर E1 की तुलना में ज्यादा होगा। और ये वाला E1 जो बना है +q के कारण बना है, और ये आवेश में भी कम है और दूरी भी इसकी ज्यादा है, तो E1 तो हमेशा इधर कम रहेगा E2 से। कोई ऐसा पॉइंट इधर मिलेगा ही नहीं कि E2 और E1 बराबर हो जाएं। ऐसा कोई पॉइंट इधर नहीं मिलेगा जहां पे E1 और E2 क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। मतलब इधर भी इन दोनों का योग 0 नहीं हो सकता, इन दोनों का योग इधर भी 0 नहीं हो सकता है। तब क्या होगा? अब एक ही जगह बचा, अब इधर कहीं चेक करो, इधर कहीं चेक करो। तो जब इधर चेक करेंगे तो अब E1 की दिशा किधर होगी? ये होगी, और E2 की दिशा क्या होगी? ये होगी, है ना भाई? E2 की दिशा ये होगी और E1 की दिशा ये होगी, समझ गए ना? अब यहां पर E2 E1 के बराबर हो सकता है, यहां पर E1 E2 के बराबर हो सकता है। कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर बराबर होगा। कैसे? देखो, +q कम है और 4q ज़्यादा है और इसकी दूरी भी ज़्यादा है, तो जब इससे ज़्यादा दूर पे हम आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इधर जाने पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? इसके कारण तो कम ही होता जाएगा। ये बैलेंस, ये 4q है ना, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, अगर देखो मैं केवल इतना कहूँ कि 4q और q के कारण वैद्युत क्षेत्र बने समान दूरी पर, तो किसके कारण ज़्यादा बनेगा? 4q के कारण ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर 4q की दूरी को ज़्यादा कर दिया जाए, दूरी को ज़्यादा करते जाऊँ, दूरी को ज़्यादा करते जाऊँ, तो कम होता जाएगा? नहीं होता जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आपको मिल सकता है जहाँ पर दोनों का योग क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। जहाँ पर दोनों का योग क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो मान लिया यहाँ पर ये कितनी दूरी पर 0 हो गया? x दूरी पर 0 हो गया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जल्दी बताओ भाई, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करें, बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? ये इधर क्लियर है ना कि इधर 0 नहीं होगा, बीच में 0 नहीं होगा, इधर कहीं 0 होगा, इधर कहीं 0 होगा। मान लिया कितनी दूरी पे 0 हो रहा है? x दूरी पे। x कहाँ से माना है? +q से माना, +q से x दूरी पर क्या हो रहा है? 0। भाई देखिए जितेंद्र तिवारी, आप पिछले वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है? आप पिछला वीडियो देखिए और डेली लाइव रहिए तो समझ में आएगा बेटा। चलो, बीच में 0 नहीं होगा, इधर 0 नहीं होगा, इधर कहीं 0 होगा। मान लिया x दूरी पर 0 होता है, तो x दूरी पर E1 कितना होगा? x दूरी पर E1 कितना होगा? E1 किसके कारण है? +q के कारण। तो E1 कितना होगा x दूरी पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, E2 कितना होगा? E2 -4q के कारण बन रहा है, तो ये पूरी दूरी लेनी पड़ेगी ना आपको, ये पूरी दूरी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 4q बाई यल प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यल इतना हो गया, x इतना हो गया। तो अगर मैं -4q के कारण निकालूंगा तो E2 इतना आएगा, E1 इतना आएगा। और चूंकि दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों का जो है
सम एक तरह से क्या है, 0 है, तो E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। E1 किसके बराबर, E2 के, तभी तो यहाँ दोनों 0 होंगे। तो जब मैं इसको दोनों को बराबर करूँगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा कटा, ये कटा, Q कटा, Q कटा, 4 रहेगा। तो यहाँ बचा कितना, 1/x स्क्वायर है ना, और ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 4/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ, तो ये मिल जाएगा आपका 1/4 बराबर एक्स स्क्वायर बटे L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L प्लस एक्स ऊपर कर दो और x को नीचे कर दो का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4। तो L प्लस एक्स बट्टा एक्स ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 2। कितना हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। नहीं समझ में आया, प्लस माइनस 2। तो L प्लस एक्स बराबर, एक्स इधर जाएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब एक बार मैं प्लस लूँगा तो जब आप प्लस लेते हैं तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आएगा। कितना आएगा भाई, 2x आएगा। ओके, और यहाँ से x इधर जाएगा, घट जाएगा, तो x बचेगा, और x बराबर कितना आ गया, L आ गया। x बराबर कितना आ गया, L। यानी x से इधर L दूरी पर, x से L दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी इस दिए गए आवेश के लिए। ठीक है, अब माइनस लेंगे तब क्या होगा, माइनस जब आप लेंगे तो L प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2x, -2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये एक मिनट, ये इधर जाके -3x हो जाएगा, -3x, और -3x बराबर कितना हो जाएगा, L। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -L/3। x बराबर कितना है, -L/3, जो कि वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, अब इसको भी बता दूं। देखो ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले बात पे जाओ ना तो उड़ने लगता है आप लोगों का। x बराबर -L/3, अब इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस होने का मतलब इधर जाना, x माइनस बताने का मतलब, देखो आपने यहाँ से x इधर पॉजिटिव माना तो इधर x माइनस इस तरफ जाएगा, यानी इसके अंदर आपको जो दूरी लेनी है वो इधर लेना है, L/3। आप बताओ इधर कभी 0 हो सकता है, हो सकता है 0, नहीं हो पाएगा 0। तो ये -L/3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए x बराबर L डिस्टेंस पे इधर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब बोलो भाई कुछ समझ में आया, नहीं आया, सवाल इस तरह के लगेंगे कि नहीं लगेंगे। रवि तिवारी ध्यान दे भाई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इस पे, तो देख लीजिएगा आप लोग कि ये समझ में आ गया भाई, आ गया समझ में। हाँ तो देखिए धर्मेंद्र तिवारी, जितेंद्र जी, नहीं समझ में आया तो इसके लिए बेटा पुराना वीडियो देखिए और इसको फिर से दोबारा देखिएगा, ये जो बताया है मैंने इसको फिर से देखिएगा। चलो तो भाई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई है। अब थोड़ा सा और जुगाड़ वाला काम कर लेते हैं, कैसे पता चले। देखो अब जुगाड़ वाला बात कर लेते हैं। अगर दो आवेश दिए गए हैं और दोनों विपरीत हैं, दो आवेश दिए गए और दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, तो दोनों आवेश के बीच में तो कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। ध्यान से सुनना, अगर दो आवेश दिए गए और दोनों विपरीत हैं तो दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी 0 नहीं होगी, दोनों के बीच में कभी भी 0 नहीं होगी। अब जो दोनों विपरीत आवेश दिए गए हैं उनमें जो बड़ा आवेश है उसकी तरफ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। जैसा आप देख रहे हैं बड़ा आवेश है ये 4Q, तो इधर भी 0 नहीं होगी। तो अगर दो विपरीत आवेश दिए गए हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे आवेश के बाहर की तरफ 0 कहीं पे होगी। और वहां के लिए आप
इस तरह से हल करके देखो, ये हमारा L आया है, हो सकता है कभी L/2 आए, इस वैल्यू को चेंज कर दूं तो ये बदल जाएगा सब, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो दो विपरीत आवेश दिए गए। अच्छा, अभी जल्दी से एग्जाम्पल इसी पे ले लेता हूँ। और देखो ये बात तब समझ में आएगी जब आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता होगा और वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण निकाला जाता है वो पता होगा, तब ये बात समझ में आएगी। चलो, मैंने लिया यहाँ पे -8Q, ठीक है ये, और चलिए यहाँ पे ले लिया +2Q। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इधर 0 मिलेगी कि यहाँ बीच में 0 मिलेगी कि इधर 0 मिलेगी? किधर 0 मिलेगी भैया? इधर 0 मिलेगी कि बीच में 0 मिलेगी या इस तरफ 0 मिलेगी? मतलब 2Q के बाहर 0 मिलेगी या -8Q के बाहर जो है 0 मिलेगी, या A और B के बीच में 0? +2Q की ओर, वेरी गुड। लेकिन बाहर, यहाँ बीच में नहीं मिलेगा 0। अगर दो विपरीत आवेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में कभी 0 नहीं होगी और बड़े वाले आवेश के बाहर भी 0 नहीं होने वाली है। जो छोटा वाला आवेश होगा उधर 0 मिलेगी। नहीं समझ में आई बात? आ गई। चलो अब एक और, दोनों समान आवेश हो तब क्या होगा? टाइम आप लोग देखते रहना भाई, ज़्यादा ना होने पाए क्योंकि इसके बाद फिर एक क्लास है। हो गया टाइम? चलिए ठीक है, अब दूसरा वाला फिर किसी दिन मौका मिले, लेकिन जल्दी से 2 मिनट बता दें, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। देखो, अगर हमने ले लिया एक +Q और एक ले लिया +4Q, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, A और B। बीच में चेक करो क्या कभी 0 होगी? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा माना E1 है, उसकी दिशा ये होगी इधर। इसके कारण अगर देखो पॉजिटिव है तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, है ना, E2। क्या बात है भाई, यहाँ तो विपरीत मिल गई ना, बीच में ही। इसका मतलब क्या होगा? बीच में ही 0 हो जाएगी। अगर दोनों समान आवेश हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो बीच में ही कहीं 0 हो जाएगी। इधर चेक कर लें क्या 0 होगी? +Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी इधर E1। ये +4 की भाई, इसके कारण दिशा क्या होगी? उसकी भी इधर होगी, ये वाली भी इधर हो गई, E2 भी इधर हो गई। तो क्या इधर कभी 0 होगा? जी नहीं, इधर 0 कभी नहीं होगा। इधर चेक कर लीजिए, +4Q के कारण E2 की दिशा बाहर की तरफ, +Q है, इसकी भी दिशा बाहर की तरफ, दोनों एक ही दिशा में। इधर भी दोनों एक ही दिशा में, इधर भी दोनों एक ही दिशा में। तो ये दोनों तरफ कहीं भी 0 नहीं हो सकते। अगर दो समान आवेश हैं तो बीच में ही कहीं 0 होगा। अगर दो समान आवेश हैं तो बीच में ही कहीं 0 होगा। अब इसको एक बार वीडियो को और देखिएगा आप लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक, कल फिर हम लोग 7 बजे मिलते हैं।